नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जल्द ही उनका अटका हुआ वेतन जारी किया जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए 32.1 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत 6 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान को पर्याप्त बताया है। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो फंड जारी किया है वह पर्याप्त नहीं है। ड्यूटी ने कहा है कि सरकार द्वारा आवंटित राशि इन कॉलेजों के सभी खर्चों को कवर नहीं करती है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कम से कम इन फंडों को तुरंत कॉलेजों को हस्तांतरित करेगी। दुर्भाग्य से इन 6 कॉलेज को अभी भी मंजूरी का इंतजार है। 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये सभी कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा ने कहा है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन 12 कॉलेजों के अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। हमें दिल्ली सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि यह विभाजनकारी नीतियां हम पर काम नहीं करेंगी। दरअसल शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मई 2020 से पेंडिंग सैलरी से संबंधित मामले को देखने का निर्देश दिया है। इस पर भी अंतिम फैसला जल्द संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी के बीते कुछ समय से काफ़ी विवाद चल रहा था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे विरोध के बीच संसद में हुआ पारित। जी हां, संसद के मानसून सत्र में श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल लेबर कोड पारित हो गए हैं। इनका मजदूर संगठनों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। कई मसलों पर तो खुद आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है, लेकिन इनमें कर्मचारियों के हित में कई कदम भी उठाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता OSH कोड 2020, औद्योगिक संबंध संहिता IR कोड 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता SC कोड 2020 हैं। इन विधेयकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। इसमें कामगारों के लिए EPFO, ESIC, मातृत्व लाभ, ग्रेजुटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने की बात है। अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। संसद में इन बिलों को पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा था कि श्रमिकों की यह समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के दौरान नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर श्रमिक को इस कोड के माध्यम से दिया गया है। पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य OSH संहिता में पहली बार एक निश्चित आयु से ऊपर के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था। अब 1 साल नौकरी करने के बाद भी कोई कर्मचारी ग्रेजुटी हासिल कर सकता है। पहले किसी कर्मचारी को 1 वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही हर 20 दिन
पर 1 दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता था। अब छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम शर्तों को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को किसी दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने की कम से कम 50% राशि दी जाएगी। यही नहीं, अब घर से दफ्तर या कारखाना आने जाने के दौरान यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना होती है या वह घायल होता है तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। पहले सिर्फ प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी दुर्घटना पर मुआवजा मिलता था। इस कोड के द्वारा पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छानुसार रात में भी काम कर सकेंगी। हालांकि नियोक्ता को इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता में ESIC के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC की कवरेज अब देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ESIC का विकल्प वागान श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा 10 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम वाला कार्य होता है तो उस संस्थान को 1 श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ESIC के दायरे में लाया जाएगा। EPFO के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान कानून में संस्थानों के शेड्यूल को हटा दिया गया है और अब वे सभी संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं वे EPF के दायरे में आएंगे, यानी इनके कर्मचारियों को PF का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 20 से कम श्रमिकों वाले संस्थान तथा स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी EPFO का विकल्प सामाजिक सुरक्षा संहिता में दिया जा रहा है, यानी उनके लिए यह वैकल्पिक होगा। इस बिल के दौरान 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएंगी। इन 40 करोड़ श्रमिकों को मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन इत्यादि प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। किसी भी श्रमिक की यदि नौकरी छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में पहली बार पुनः कौशल रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों को री-स्किल किया जाएगा और इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। पहले केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलता था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।